नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साक्षी जर्नल में। आज का विषय है आप दबती हैं इसलिए आपको दबाते हैं, कमजोरी सबसे बड़ा गुनाह है। इस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप दबती हैं इसलिए आपको दबाते हैं, कमजोरी सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ प्रश्नकर्ता कहते हैं, प्रणाम आचार्य जी, मेरा सवाल उन औरतों और प्रकृति को लेकर के है। एक बात समझ में आई कि औरतों का दमन और प्रकृति की दुर्दशा साथ में चलती है। मैंने नेपोलियन बोनापार्ट की एक टिप्पणी पढ़ी थी। उन्होंने कहा था, महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन से बढ़कर कुछ नहीं हैं। और एडोल्फ हिटलर भी वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर भी औरतों को मेडल देते थे, इस बात पर कि वो कितने तादाद में बच्चे पैदा कर रही हैं। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, वो काम तो चीन में भी हो रहा है और जापान में भी हो रहा है। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं, जी बिल्कुल। और अभी इलॉन मस्क ने खुद एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने ट्विटर सिर्फ इसलिए खरीदा है ताकि वो लोगों को और प्रेरित कर सके कि और बच्चे पैदा करो। और ये लोग प्रकृति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, ये जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप कौन हो? आपके पास चेतना है ना, आपके पास अपने हाथ है, पाँव है, बुद्धि है। कोई कुछ भी कर रहा है, आप उसे क्यों स्वीकार कर लेते हो? वो जो कर रहा है होगा होगा उसका कोई स्वार्थ होगा, पागलपन होगा, जो भी हो वो कह लीजिए, आपको जो कहना है, जो भी उसे गालियाँ देनी है, राक्षस है, ठीक है। वो जो भी कर रहा है, आप अपने साथ है होने क्यों दे रहे हो? सवाल तो ये है ना। ठीक है, नेपोलियन ने बोल दिया, ठीक है, वुमेन आर फॉर प्रोड्यूसिंग किड्स लाइक मशीन। महिलाएं बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह होती हैं। तो आप क्या प्रोड्यूस पैदा करना शुरू कर दोगे? क्यों कर दिया? मूर्ख तो कहीं भी हो सकता है ना, आप उसके पीछे पीछे चल दोगे क्या? बताओ। और नेपोलियन तो जो पूरा एनलाइटमेंट यानी प्रबोधन था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति था, उसके बाद का था। इतनी मारामारी हुई इन्हीं बातों के लिए ना, कि भाई इंसान में ज़रा अक्ल आए, समानता का अधिकार सबको मिले। उसके बाद उससे नेपोलियन निकल कर के आया। नेपोलियन ने तो ये बातें की, तो वो तो कभी भी कहीं से कोई निकल कर के आ सकता है। उसने कहा तो कहा, आपने माना क्यों? कौन कह रहा है कि आप मानो? मजबूरी और स्वार्थ हमेशा साथ साथ चलते हैं ना। आज आप जिसको कहते हो कि पुरुषों द्वारा दमन हुआ, शोषण हुआ, पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मकता, ये सब बोलते हो, आप थोड़ा पढ़ोगे पैट्रियार्की के बारे में तो पता चलेगा कि पैट्रियार्की का पूरा ठेका तो महिलाओं ने ही उठा रखा है। बॉक्स में भी वही बातें कही गई है, मजबूरी और स्वार्थ हमेशा साथ साथ चलते हैं। यहाँ कहीं कोई महिला आगे बढ़ रही हो तो आप अक्सर ये पाओगी कि उसको किसी पुरुष ने समर्थन दिया है और प्रेरणा भी दी है। और महिला आगे बढ़ रही हो तो उसकी टांग खींचने में सबसे आगे महिलाएं ही रहती हैं। घर में अगर बेटी आगे निकल रही हो तो ज़्यादा संभावना यही है कि पिता ने उसको समर्थन दिया होगा। होने को कुछ भी हो सकता है ना, मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। और माँ अक्सर यही बोल रही होगी कि कितना पढ़ोगे, अब 24 की हो गई है, हाथ पीले करो। भाई बहन होंगे, वहाँ भाई बहन को सहारा दे देगा। बहन बहन होगी तो कम है संभावना। तो पुरुषों ने दमन किया स्त्री का। हम इसी कहानी को पकड़ना चाहते हैं, या हम इसको पकड़ना चाहते हैं कि स्त्री भी तो अपनी दुश्मन रही है। पैट्रियार्की में सिर्फ यही थोड़ी ही होता है कि जुल्म किया जाता है। सिर्फ जुल्म किया जाए ना तो कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। हर व्यवस्था शोषणकारी, दमनकारी लगे। वास्तव में खरीद फरोख्त की एक व्यवस्था होती है जिसमें अगर किसी से कुछ लिया जाता है तो बदले में उसे कुछ दिया भी जाता है। इसलिए वो व्यवस्था इतने समय तक चल पाती है, नहीं तो कब की गिर गई होती। ये स्त्रियों का दमन शोषण ये सब इसलिए चल पाया है क्योंकि स्त्रियों की अपनी सहमति रही है इसमें। बड़ा कड़वा सच है, पर हमें थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों रही है? क्योंकि उन्हें कुछ बातें बदलने में दे दी गई ना। तुम घर में रहो, बच्चे पैदा करो, बदले में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी। और उन तर्कों को महिलाओं ने आत्मसात कर लिया है। आज भी अगर आप देखो तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें इसी बात पर गर्व रहता है कि हम घर में रहते हैं और पैसा वाला पति है और हम घर की रानी हैं। और उनके सामने कोई कामकाजी, कर्मठ, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर लड़की आ जाए तो उसका मजाक और उड़ाती हैं। वो सब मिल करके घरों में बैठकर जमे महफिल हो, शादी ब्याह का माहौल हो और वहाँ का 5-7 ऐसी महिलाएं जुड़ गई हों जो घर में रहती हैं तो और गहनों से लदी रहती हैं। और वहाँ पर एक लड़की जो पढ़ाई लिखाई करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, वो उनके हत्थे चढ़ जाए, वो 5-7 मिलकर उसकी दुर्दशा कर देंगी। और आप देखोगे तो उन 5-7 में और उसमें आपको साफ अंतर दिखाई देगा। वो जो 5-7 हैं वो सब बुरी चिट्टी होंगी, जैसे घर का खरगोश। उन्हें कभी बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। फ्लॉलेस स्किन यानी बेदाग त्वचा, एकदम ऐसे जैसे बाल जैसे रेशम। वैसे रेशम होता कैसा है मुझे पता नहीं, मुहावरे में बोल रहा हूँ। ना रेशम छुआ, ना बहुत समय से बाल बाल छुए किसी के, तो मुझे कैसे पता चलेगा? सारे श्रोता हंसते हुए। और वो जो कामकाज करती होगी वो कैसी होगी? उसके चेहरे पर सड़क धूल होगी, संघर्ष के निशान होंगे, धूप झेली है उसने तो उसका रंग भी थोड़ा ढला हुआ होगा। और वो सब मिलकर उसका मजाक उड़ा देंगी, बिल्कुल मजाक में, कि ये देखो ये है। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि पुरुष शोषण करता है, दमन करता है, लेकिन वो कहानी जरा बासी नहीं हुई।
वो कहानी एकदम एक पक्षीय नहीं हुई। वन डायमेंशन यानी एक आयामी उस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है कि ये जो पूरी व्यवस्था चलती रही है, इसमें स्त्री को भी बड़ा सुख मिला है। घर में रहो, घर की रानी कहलाओ, माँ ही देवी होती है और ममता तो सच से भी बड़ी चीज़ होती है। इस तरह के मूल्यों का प्रचार करो। भारत में ये एक अजीब सी स्थिति है कि बहुत सारी लड़कियाँ जो आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का रास्ता चुन रही हैं, उनको आप पाओगे कि वो बेचारी हीन भावना से ग्रस्त है, क्योंकि पूरा जो सोशल सेटअप है, सामाजिक जो व्यवस्था है, वो उनके अनुकूल है ही नहीं। अगर वो अकेली रह रही है, फिर भी किराए का मकान चाहिए, तो कहाँ से मिले? अब पति का घर तो है नहीं उनके पास, न उनको पति पिक एंड ड्रॉप यानी लेने और छोड़ने करने आएगा, तो वो कहाँ से मिले? भारत में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन है, उनकी हालत आप जानते ही हो। कहीं पर अच्छा भी है, पर बहुत सारे शहर हैं जहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आपके पास अपना व्हीकल यानी वाहन होना चाहिए। तो व्हीकल के नाम पर अब वो किसी महानगर में कितने समय तक स्कूटी पर चलेगी? तो उसको कार लेनी है, उसके लिए उतना पैसा हो कि किस्त चुका सके, तो उसकी तो दुर्दशा ही रहती है ना। और दूसरी ओर जो वो रूप की रानी, घर की रानी है, उसको हर तरह की सुविधा मिलती है, तो लड़की के लिए भी फिर रास्ता आसान हो जाता है। कहती है स्वतंत्रता का रास्ता, ये सब इंडिपेंडेंट वुमेन, स्वतंत्र महिला, और ये सब जो बड़ा मुश्किल काम है, कौन इस पर चलेगा? इससे बढ़िया है कि अपने लिए एक मोटी असामी तलाशो और उसकी ट्रॉफी वाइफ बन जाओ। क्या करना होगा? सजो सवरो और उसको बिस्तर पर खुश करके रखो, यही तो करना होता है ना। नहीं तो आप बहुत सीधी हैं, ज़्यादा दुखी करोगे तो जान दे देगी। कैसे कर लोगे शोषण? कुछ भी करवा सकते हो, जिंदा थोड़े ही रख सकते हो जबरदस्ती। खुदीराम बोस याद है आपको? क्या किया था उन्होंने? बालक थे नचिकेता, समान ही क्या किया था? बोले ज़्यादा करोगे तो खाएंगे ही नहीं, जाओ, जान दे दी। तो कैसे बोल रहे हो कि कोई मुझे ज़बरदस्ती बंधन में रख रहा है? बंधन में तो तब रहोगे ना जब बंधन में रहने के लिए जिंदा बचोगे। आखिरी उपाय तो ये है कि बचेंगे ही नहीं। अब रख लो बंधन में, जैसे रख सकते हो रख लो मेरी रास को बंधन में। तो बार बार ये सब कहने से फ़ायदा नहीं है कि पुरुषों ने ज़बरदस्ती स्त्रियों को बंधन में रखा। ज़बरदस्ती नहीं कोई बंधन में रहता है। हाँ, स्त्रियों का खूब शोषण हुआ है, खूब दमन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ईमानदारी से स्त्रियों को ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस शोषण में उनकी अपनी सहभागिता और उनका अपना स्वार्थ भी रहा है। और जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे, तब तक स्त्रियों को मुक्ति का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि बार बार यही बोलोगी कि पुरुष शोषण करता है, तो फिर आपने अपनी एजेंसी तो नली भाई यानी अमान्य घोषित करना, मनसूख करना, ये कर दिया है ना। आप तो फिर कुछ हो ही नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पुरुष मेरा शोषण करता है, मैं करवाती हूँ, तो फिर आपकी मुक्ति कहाँ से होगी? अगर पुरुष ही सब कुछ कर रहा है तो मुक्ति तो तब होगी ना जब आप भी कुछ करो। सब कुछ अगर पुरुष को ही करना है तो आप तो फिर कुछ हो ही नहीं। भूल जाओ कि आपको किसी तरह की स्वतंत्रता, आज़ादी कुछ भी मिलेगी। कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म। और वहाँ पर एक लकीर खींच दी जाती है कि भैया इसके आगे बढ़ोगी तो बचेंगे ही नहीं हम, इसके आगे फिर हमें जीवित ही नहीं पाओगे, कर लेना शोषण। फिर कोई नहीं कर सकता। शोषित भी वही होता है जिसमें कम से कम जीवित रहने का तो स्वार्थ हो। स्वार्थ तो छोड़िए, मुक्त हो जाएंगी। और महिला तो स्वार्थ छोड़ना मतलब थोड़ा मुश्किल पड़ता है। कहती हैं घर से बाहर निकलने में बड़ी असुरक्षा है। हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं असंवेदनशील नहीं हूँ, ना मैं मजाक बना रहा हूँ। मैं बिल्कुल एकदम जानता हूँ कि घर से आप बाहर निकलते हो तो उसमें खतरा रहता है। भारत में नहीं है बहुत अच्छा माहौल महिलाओं के लिए, ये तो बता दो। घर के अंदर खतरा नहीं रहता, या चोट तभी लगती है जब कोई अजनबी मारे, या बलात्कार सिर्फ तभी माने जब अजनबी ने किया हो। बताओ, घर के अंदर चोट भी नहीं है और बलात्कार भी नहीं है, बता दो हमको, किसको झूठ बता रहे हैं हम? तो ये जो बार बार तर्क दिया जाता है ना कि लड़की घर से बाहर कैसे निकले, बाहर तो अनसेफ यानी असुरक्षित है। मैं पूछ रहा हूँ, घर में कितनी सेफ हैं आप? और बहुत दफ़े घर से ज़्यादा सेफ्टी बाहर होती है। ये बेकार का तर्क है कि घर में रहेगी तो सेफ रहेगी। सेफ फॉर द वल्चर, भेड़ियों के लिए सुरक्षित। सेफ फॉर होम, किसके लिए सुरक्षित? मैंने इस चीज़ को एकदम सेफ रखा है। मेरा सवाल है किसके लिए? मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल सेफ रखा है। सेफ माने ये होता है कि वर्जिनिटी उसकी बचा करके रखी है। तो किसके लिए? फिर वो आएगा ना एक उसके लिए। हाँ, नहीं, राजकुमार नहीं चाहिए होता, डॉलर चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अभी आजकल सरकारी नौकरी का क्रेज यानी उन्माद है। जब पिटना ही है तो कम से कम अपनी शर्तों पर पीटो, संघर्ष करके पीटो। बैठे बैठे पिटने से क्या फ़ायदा है? लड़ कर के पीटो। बैठ भी गए हो तो भी ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिए गए, माफ़ी मिल गई, अब पीटोगे नहीं। पीटोगे तो समर्पण करके भी, तो लड़कर ही पीटो ना। और ये जो विक्टिमहुड यानी शोषित मानने का भाव है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा कि नेपोलियन ने ऐसा बोल दिया, हिटलर ने वैसा बोल दिया। उनका मुंह है भाई, वो कुछ भी बोलेंगे। नेपोलियन का मुंह है, उसके जो मन में आएगा बोलेगा। आप कैसे रोक लोगे उसको? हिटलर का मुंह है, समाज का मुंह है। जिसके मन में जो आएगा बकेगा। आप कैसे रोक लोगे उसको? बताओ आप मुझे।
बताओ आप कैसे रोक लोगी उसको? उन्हें बोलने दो ना। आपको कोई हक नहीं है उनको रोकने का या उनकी शिकायत करने का। बात यह है कि उन्होंने बोला तो आपने क्यों नहीं बोला? आपके मुंह में क्या फंसा हुआ था कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकली? वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलो, और चिल्लाकर बोलो, चढ़कर बोलो। कौन रोक रहा है? ना आप उन्हें रोक सकती हैं, ना ही वो आपको रोक सकते हैं। तो आप भी बोलो ना। और आपको उनकी बात पसंद नहीं है तो ठीक है ना, उन्हें बोलने दो, मत सुनो आप। जानते हो हम क्यों अपने आप को विक्टिम यानी पीड़ित दिखाते हैं? मैं शोषित हूँ। अगर मैंने शोषित अपने आप को सिद्ध कर दिया तो मुआवजा मिलेगा ना। तो ये बार बार अपने आप को विक्टिम दिखाना भी बस से कंपोजिशन मुआवजा का लालच है कि मैं जितना अपने आप को दिखा दूँ कि मेरे साथ गलत हुआ उतना ही ज़्यादा फिर मुझे उसका मुआवजा कम विश्लेषण क्षतिपूर्ति मिलती है। और वो बड़ी वाहियात बात है कि अपने आप को बार बार ये दिखाओ कि मेरे साथ तो गलत हुआ, तो फिर बदले में कोई आकर कहे कि हाँ बेचारी के साथ बड़ा गलत हुआ है, इसको ये दे दो। मुआवजा मत मांगो, हासिल करो उसको, कब्जा करो। मुआवजा नहीं कब्जा, जीतो उसको। तो मुआवजा नहीं कब्जा करो, उसको जीतो। सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए, प्रथम पुरस्कार चाहिए। आगे बढ़ो, 50% की आबादी है और 50% का हक है, हासिल करो ना। किसने रोका है? अभी मैं वहाँ बीच पर बैठा हुआ था तो वहाँ पर कोई विदेशी महिला थी, वो जा रही थी और वो काफ़ी उम्र दराज 60-70 की रही होंगी। वो एक पुरुष के साथ जा रही है और दोनों बीच वियर में थे, दोनों अपना लंबे चौड़े, दोनों ऐसे चल रहे थे, साथ में थे। इनको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो ऐसा लग रहा है कि 2 सोल्जर्स यानी सैनिक मार्च कर रहे हैं। 2 सोल्जर्स सैनिक मार्च कर रहे हैं और कहना मुश्किल है कि ये दोनों अलग अलग लिंग के हैं। या तो ये कह दो कि दोनों स्त्रियां हैं, या ये कह दो कि दोनों ही पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से आपके ऊपर जेंडर इम्पोज यानी लिंग आरोपित करना किया ही नहीं है। वो एकदम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, दोनों लंबे चौड़े और दोनों की 60-70 की उम्र रही होगी। और वो जो महिला चल रही थी उनकी चाल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसे वो महिला हो, वो व्यक्ति थी, एक मनुष्य थी और मनुष्य की तरह चल रही थी। और वहीं पर लाजवंती भारतीय देसी नारियां भी घूम रही हैं, कमसीन कलियां। उनका मुंह देखने की जरूरत ही नहीं कि पता चले कि ये इनका रंग क्या है, कि भारतीय है कि क्या है। उनको ऐसे दूर से देखकर उनकी चाल से बता दोगे कि ये कमजोर कली है। जिन महिला की बात कर रहा हूँ विदेशी, अब उनकी उम्र बढ़ी हुई है लेकिन उनके अंगों में जान है, मजबूती है, शरीर उनका तना हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पर देसी लड़की है, वो 25 साल की भी होती है तो ऐसी नहीं होती है कि मेरे साथ ये था एक स्वयंसेवी की ओर संकेत करते हुए। मैंने इससे कहा कि ये जो जा रही है ना, वो जो जा रही थी महिला, बुजुर्ग महिला, मैंने कहा ये तुझे एक मार दे तो 4 मिनट तक ऐसे घूमेगा। और वो 65-70 की रही होंगी और हमारी वहाँ पर 25-25 साल की घूम रही है। पहले तो ही की जा रही है, उनको हंसने से न जाने से फुर्सत ही नहीं है। हाय 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 हाय, श्रोता हंसते हुए। वो देखो वो बिगनी पहनकर जा रही है, ओ माय गॉड। और उसके बाद ये उनकी ऐसे कोमल कोमल कलियाँ, शॉर्ट्स भी पहन रखे हैं, तो उसमें बॉडी कॉन्सिएशन हो रही है कि कोई देख रहा होगा मेरे को। कोई देख रहा होगा तो पहना काहे को है? किसने कहा है कुमलांगी बनने को? मैं तो कमसिन कली हूँ, मुझे छू दोगे तो मैं मुरझा जाऊंगी। किसने कहा है? बनो ना मजबूत, और तरीके से मजबूत बनो, मजबूती ही तो जीवन है। तो दूसरे प्रश्नकर्ता कहते हैं, दोस्तों यहाँ आचार्य प्रशांत जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज तभी बदलता है जब व्यक्ति खुद बदलने का साहस रखता है। अगर हम हर बार अपनी आवाज़ दबा देंगे तो दुनिया भी हमें उतना ही आसानी से दबाने लगेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अध्याय का निष्कर्ष क्या होता है और प्रश्नकर्ता और आचार्य जी के बीच क्या वार्तालाप होती है। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को भी अपने आप को आगे बढ़ाने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। सब सुख सुविधाएं मिलती रहे, वो अपने हस्बैंड की बात को ही सही कहती है। मुझे कभी इस बात की चिंता नहीं रही। मेरा नाम बहुत बदनाम है कि ये बोलती है हस्बैंड के सामने ही, और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सही बात है वो सही बात है, जो सही बात है वो सही बात है। इस पर आचार्य जी कहते हैं, कुछ चीज़ें हैं वो तो छोड़नी पड़ेगी ना। उनको छोड़ने के लिए जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक आप दूसरी चीज़ के दावेदार ही नहीं बन सकते, क्योंकि जो डील है वो डील है ही यही कि देखो तुम इस तरीके से रहो और बदले में हम तुमको ये चीज़ें देंगे। तो बदले में वो जो चीज़ें आपको मिल रही है, सबसे पहले तो आप कहिए कि ये चीज़ें नहीं चाहिए। वो जो समझौता है उसको तोड़ने की शुरुआत तो आप यहाँ से करिए ना। यहाँ से करोगे तब तो आगे बढ़ोगे। तब आगे देखिए क्या बोलते हैं आचार्य जी। आप ये थोड़ी कह सकते हो तुम मुझे जो कुछ दे रहे हो वो तो मैं लेती रहूँगी और वो मुझे चाहिए भी, लेकिन तुम मुझसे जो चाहते हो अब वो मैं नहीं दूंगी। और बहुत सारा जो फेमिनिज्म नारीवाद है वो यही है कि राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के बिना अधिकार, राइट्स अलॉन्ग विथ प्रिविलेजेस, विशेषाधिकारों के साथ अधिकार। अब ये राइट्स अलॉन्ग विथ प्रिविलेज तो नहीं चलेगा, प्रिविलेज तो छोड़नी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते फिर कि जो मुझे खास चीज़ें देता है समाज वो मैं लेती भी रहूं, और जो समाज ने मुझे स्थान दे रखा है मैं उस स्थान को छोड़कर के ऊंचे भी चली जाऊं। अगर आपके लिए बस में सीट आरक्षित हो रही है तो इसका मतलब आपको कमज़ोर तो माना ही जा रहा है ना। तो वो सीट छोड़नी पड़ेगी आपको। वो सीट जो है किसी चीज़ का प्रतीक है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। सीट से मेरा आशय है क्या है, समझिए इसको। अब वहाँ पर लिखा है विकलांगों, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों।
इनके लिए सीट है। तो आपको क्या बना दिया गया है कि ये 4 कैटेगरीज है और इनके लिए सीट है। विकलांग, वृद्ध, महिला और बच्चा। विकलांग भी समझ में आता है, वृद्ध भी समझ में आते हैं, बच्चा भी समझ में आता ही है। इसमें महिला क्यों बीच में घुसी हुई है? महिला इनकार करे ना कि नहीं चाहिए भाई मुझे ये सब चीज़ें, ये क्यों दे रहे हो मुझे, मैं मजबूत हूँ। मैं खास तौर पर अगर वृद्ध तो हो नहीं गई, वृद्धा होती तो ये लेती ना। मैं अभी भाई जवान लड़की हूँ, मजबूत लड़की हूँ, मैं क्यों सीट की एक मांग कर रही हूँ? तो ये सब चीज़ें हैं। एक जिद चाहिए, और ये जो भीतर भावना होती है कि किसी भी हालत में ज़िंदगी तो तभी सफल है जब उसमें कोई पुरुष आ गया हो केंद्र में। इस भावना को बहुत पीछे छोड़िए आप। ये भावना क्या है? मान्यता है कि मेरा एक ब्रह्मांड है, मेरी एक दुनिया है, उसके केंद्र पर एक पुरुष को ही होना है। ऐसा क्यों है? यहाँ बॉक्स में भी वही मेन बातें कही गई है। मजबूत आदमी वो है जो अपने जीवन में एक मजबूत महिला को न सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि उसका स्वागत करे, और अगर वो मजबूत ना हो तो उसको मजबूती के लिए तैयार करे। यहाँ केंद्र पर कौन बैठा है? पुरुष। और दुनिया में क्या है? बच्चे हैं मेरे और 2-4 और कुछ। ये जो भीतर मॉडल चल रहा है ना, ये आज़ादी का मॉडल नहीं है। अ मैन हैज़ टू बी एट द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स। एक पुरुष को मेरे ब्रह्मांड के केंद्र में होना चाहिए। और फिर आप मैन को सेंटर यानी केंद्र बनाओगे तो मैन फिर सेंटर की तरफ बर्ताव ही करेगा ना। मजबूत पुरुष सब चाहती है ना लड़कियाँ, कम से कम कहती तो यही है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत आदमी चाहिए। मजबूत आदमी चाहिए तो मजबूत आदमी की एक पहचान समझो। मजबूत आदमी वो है जो अपने जीवन में एक मजबूत महिला को न सिर्फ बर्दाश्त करे बल्कि उसका स्वागत करे, और अगर वो मजबूत ना हो तो उसको मजबूती के लिए उसे तैयार करे। और जो कमज़ोर पुरुष की ये निशानी है कि वो मजबूत महिला से बहुत घबराएगा, ऐसे जैसे उसके पौरुष को ही चुनौती मिल जाती है, जैसे उसके पौरुष पर, उसकी वायरलिटी, कौमार्य पर ही लालचन लग जाते हो। ये जितने कमज़ोर मर्द होते हैं, इनका जो सबसे भयानक दुर्स्वप्न होता है, नाइटमेयर, वो होती है एक मजबूत, जागृत, मुक्त महिला। पसीने छूट जाते हैं इन्हें, ये पैजामे में कांपना शुरू कर देते हैं, और ये कमजोरी की बड़ी भारी निशानी है, और यही बहुमत में है। और चूंकि ये खुद कमज़ोर हैं, ये पुरुष, तो ये अपने जीवन में कमज़ोर महिलाएं ही चाहते हैं, और अगर इन्हें कोई मिल भी गई थोड़ी कम कमज़ोर तो ये उसे ठोक बजा करके कमज़ोर कर देते हैं। रिश्तेबाजी को लेकर बहुत आप लालच मत रखिए। उस चीज़ को लेकर के डिप्रेशन से लेकर डिप्रेशन तक सब हो जाता है कि मिल नहीं रहा मुझे मेरे हिसाब का। और अगर कोई पुरुष नहीं है ज़िंदगी में तो बड़ी भारी वैकेंसी यानी रिक्ति हो गई है, कोई वैकेंसी नहीं हो गई है। आप मजबूत बनी ना, आप मजबूत हैं तो खुद ही एक मजबूत पुरुष से कभी आना होगा तो जीवन में आ जाएगा। और किसी तरह से कोई पुरुष आ जाए, इसके लिए अपने आप को आप कमज़ोर रखें। ये बड़ा गंदा सौदा है, बड़ा घटिया सौदा है। बॉक्स में देखते हैं क्या कहा गया है। सही चीज़ को सम्मान देना सीखिए, सही व्यक्ति को सम्मान देना सीखिए, और जहाँ गलत जगह पर सम्मान दे रखा है वो सम्मान वापस लेना भी सीखिए। वही लाइनें में कही गई है, सही चीज़ को सम्मान देना सीखिए, सही व्यक्ति को सम्मान देना सीखिए, और जहाँ गलत जगह पर सम्मान दे रखा है वो सम्मान वापस लेना भी सीखिए। और इतना ही पर्याप्त नहीं होता कि सही व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, ये भी ज़रूरी होता है कि जो सही नहीं है उसको सम्मान देना बंद भी करो। मैं नहीं कह रहा अपमान ही कर दो सक्रिय रूप से, पर कम से कम ये जो इतने आदर का प्रदर्शन करते हो बंद करो ना इसको। व्यक्ति को देखो, इंसान को देखो, वो जिस लायक हो, जिस हैसियत का हो, उसके अनुरूप उससे व्यवहार करो। अगर आप खुद ही बनना चाहते हो एक स्वतंत्र और मुक्त महिला, तो सबसे ज़्यादा आपको सम्मान किसको देना चाहिए? जो लोग स्वतंत्र हो और मुक्त हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो ऐसे को आदर देना शुरू करो, ऐसे की संगति करना शुरू करो। और जो लोग संबंध में हैं उनको समझाओ, ना समझे तो उनकी उपेक्षा करो, उनसे दूरी बना लो। ये थोड़ी है कि जिन लोगों को जानते हो कि वो किसी तरीके की आंतरिक हैसियत के नहीं, उनको भी बस इस नाते पर आप इज्जत दिए जा रहे हो कि मान्यता है, परंपरा है। तो ऐसे मत करो ना, थोड़ा तो कष्ट चलना पड़ेगा, कहीं तो विद्रोह करना ही पड़ेगा। और विद्रोह कोई बहुत आराम की और सुख की बात तो होती नहीं है। विद्रोह का तो मतलब ही होता है कि कष्ट झेलो, तो कष्ट झेलने के लिए तैयार रहिए, और पुरुषों से बहुत उम्मीद नहीं की। पुरुष हमें स्वतंत्रता दे दे, और स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती। जाकर पुरुषों से अपील कर रही है, फरियाद कर रही है कि देखो तुम लोगों को ना हमें फ्रीडम देनी चाहिए, अगर चाहिए तो लड़कर ले लो, ऐसे ही मिलती है, ऐसे थोड़ी ही मिलती है। सी यू आर कीपिंग मी इन ए बॉन्डेज। देखिए आप जानते हैं आप मुझे बंधनों में रख रहे हैं, गंदा बच्चा। यू शुड सेट मी फ्री। आपको मुझे आज़ाद करना चाहिए। ये बगावती सुर है, ये विद्रोह के तेवर हैं। जो चीज़ आपका पैदाइशी हक है उसको मांगो, और नहीं मिले तो छीनो उसको। वहाँ ये थोड़ी किया जा रहा है कि उससे अपील कर रहे हो, फरियाद और गुहार कर रहे हो। और यू शुड डू दिस। उसने आपको ये अधिकार ही नहीं दिया कि आप उसे उसका कर्तव्य बताएं। कर्तव्य बताने का अधिकार तो जो अपने समतुल्य हो, अपने सम्मुख हो या अपने से ऊपर हो, गुरु जैसा हो, उसको दिया जाता है। जब पुरुष आपको अपने से नीचे का मानता है तो आप होती कौन हो जाकर उसको उसका कर्तव्य बताने वाली? बॉक्स में यही बात कही गई है। अगर आप खुद ही बनना चाहते हो एक स्वतंत्र और मुक्त महिला, तो सबसे ज़्यादा आपको सम्मान किसको देना चाहिए? जो लोग स्वतंत्र हो और मुक्त हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
आगे कही गई है। और इसमें आप यही बात सोचिएगा कि ये कोई महिला बनाम पुरुष की लड़ाई है। इसमें ऐसे मत सोचना कि ये कोई नर और नारी के बीच का संघर्ष है, बिल्कुल भी नहीं। ये सच और झूठ की है, ये मजबूती बनाम कमजोरी की लड़ाई है। और इसमें आप पाओगे कि आपके पक्ष में बहुत सारे मजबूत पुरुष खड़े हैं और आपके विरोध में बहुत सारी झूठी महिलाएं खड़ी हैं। तो ये नर नारी की लड़ाई नहीं है। अगर ये नर नारी की लड़ाई होती तो सारी नारियां आपके साथ होती और सारे नर आपके खिलाफ होते, पर ऐसा नहीं होगा। जब एक युवा लड़की पंख पसारेगी, मुक्ति की ओर बढ़ेगी, तो वो पाएगी बहुत सारे सही सच्चे मजबूत पुरुष उसके पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं और मजबूत स्त्रियां भी उसके पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। और वो ये भी पाएगी कि बहुत सारे लोग जो उसके खिलाफ है उनमें महिलाएं भी हैं। वो सब कमजोर महिलाएं जिनका अपना स्वार्थ है पुरानी व्यवस्था में, वो आपके खिलाफ होंगी। तो ये नर नारी की लड़ाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सच और झूठ, बल और दुर्बलता की लड़ाई की बात कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता बोलता है तीसरा, हर किसी को सहारा देना या उसकी हेल्प करना मेरा नेचर रहा है। हर काम में जोश और इतना जुनून था। जैसे आपने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की मैं कहानियाँ सुनती थी तो मेरे अंदर ये बातें जोश दिलाती थी। ये सोच हम स्त्रियों की है, अपने आप को दोषी समझना या मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बंदिश को हमने खुद स्वीकार किया है, किसी ने हमें नहीं दिया है। तो आपकी बातों से मुझे इतनी मजबूती आती है अंदर की, ऐसे जुनून होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कुछ शक्ति हमारे हाथ में है, लेकिन हमने अपने आप को ऐसे नीचे करके रखा है ना। तो इसके आचार्य जी बोलते हैं, ये जो अच्छी बच्ची, अच्छी लड़की, गुड गर्ल है, स्टीरियोटाइप है ना, इसको बिल्कुल रिजेक्ट है, अस्वीकार करो। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, यही बातें हमारे अंदर भी आती है, अच्छी मम्मी बनना चाहते हैं। तो इसके आचार्य जी बोलते हैं, बस अच्छी मम्मी, अच्छी पत्नी, अच्छी लड़की, यह अच्छी बच्ची करते करते ऐसे ही हो जाता है सब, ठीक है। उससे बोलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं अच्छी हूँ। आई एम अ बैड्स वुमेन, मैं बुरी महिला हूँ। बच्चे भी बोल रहे हैं बैड्स मम्मी, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। ये यहाँ बोला गया है, दुर्लभ आदमी के लिए न बाहरी जीवन में कुछ सुख है, न भीतरी जीवन में आनंद है। दुर्बलता से आप अभिशाप कोई भी नहीं होता हर मनुष्य के लिए। वहीं हेडलाइन में कहा गया है, दुर्लभ आदमी के लिए न बाहरी जीवन में कुछ सुख है, न भीतरी जीवन में आनंद है। दुर्बलता से बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता हर मनुष्य के लिए, चाहे नर हो या नारी हो। कोई भी तर्क जो दुर्बलता के पक्ष का हो त्याग दो, कोई भी आवाज़ दो दुर्बलता के पक्ष की ही हो, सुनना बंद करो। कोई भी स्वार्थ जो दुर्बलता के पक्ष का हो उसे त्याग दो। तो दोस्तों, इसी के साथ पार्ट 20 में इस पूरे अध्याय का समापन होता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साक्षी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में पुस्तक के अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।